तो नीट 2022 के अंदर क्लास 11th के फिजिक्स के सेकंड पार्ट से जो क्वेश्चंस पूछे गए आज हम उनका एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से जो एक प्रॉब्लम पूछी गई है वो क्या है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन दैट इज ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन कैपिटल आर। तो पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है असर्शन, वो क्या कह रहा है कि कॉइल या स्प्रिंग की जो स्ट्रेचिंग है उसको हम शियर मॉडुलस के थ्रू डिटरमाइन करते हैं। तो जब हम किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे होते हैं तो उसके जो पैरेलल फेसेस हैं, मतलब वो जो टर्न्स होते हैं जो नियरली पैरेलल होते हैं, उनके बीच में एक रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है। और जब भी फेसेस के बीच में एक रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है उस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को हम शियर मॉडुलस की हेल्प से पता कर सकते हैं। तो ये जो हमारा असर्शन है वो तो सही है। अब चलिए रीजन को चेक कर लेते हैं कि जो कॉइल स्प्रिंग है कॉपर की, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू स्टील स्प्रिंग हैविंग सेम डायमेंशंस। तो कॉपर और स्टील में से टेंसाइल स्ट्रेंथ जो ज़्यादा होती है वो स्टील की ज़्यादा होती है, ये होती है 4.8 इंटू 10 टू दी पावर 8, जबकि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है 4.1 इंटू 10 टू दी पावर 8। तो ये हमारा जो रीज़न है वही गलत हो गया, तो उसके एक्सप्लेनेशन की तो बात ही नहीं उठती। तो सही ऑप्शन कौन सा रहा कि असर्शन तो सही है लेकिन रीजन वाला जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ही गलत है। ये एक क्वेश्चन पूछा गया है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से। अब चलिए ये देख लेते हैं कि अगले चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से कितने और किस टाइप के प्रॉब्लम्स पूछे गए। तो इस साल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से 2 सवाल पूछे गए हैं। और पहला सवाल कुछ इस तरह से कि इफ अ सोप बबल एक्सपेंड्स द प्रेशर इनसाइड द बबल डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, सेम रहेगा या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ही रहेगा। तो आप यहाँ पर जिस कॉन्सेप्ट का यूज करोगे वो है एक्सेस प्रेशर का। कि हमें ये बात पता होनी चाहिए कि एक सोप बबल के अंदर जो प्रेशर होता है वो बाहर वाले प्रेशर से ज़्यादा होता है। बाहर तो हमें पता है कि एटमॉस्फेयर है, यहाँ तो प्रेशर फिक्स है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, लेकिन अंदर वाला जो प्रेशर है बाहर वाले प्रेशर की कंपैरिजन में सोप बबल के अंदर 4S/R ज़्यादा होता है। यहाँ पर S क्या है, सोप का सरफेस टेंशन, और R क्या है, सोप बबल की रेडियस। अब जैसे ही ये सोप बबल एक्सपेंड करेगा तो उसकी जो रेडियस है वो बढ़नी शुरू होगी, और रेडियस बढ़ेगी इट मीन्स क्या है कि ये जो हमारा एक्सेस प्रेशर है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और एक्सेस प्रेशर कम होगा इट मीन्स क्या है कि बाहर वाला तो फिक्स है, ये एक्सेस प्रेशर क्या था, अंदर वाले प्रेशर में से बाहर वाले प्रेशर को घटाने के बाद ही तो मिल रहा है। और अगर ये कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है जबकि ये सेम है, इट मीन्स क्या है कि अंदर वाला प्रेशर कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है। तो उसका सही आंसर क्या है, फर्स्ट। और स्टूडेंट्स दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से वो टर्मिनल वेलोसिटी और स्टोक्स लॉ का कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक स्फेरिकल बॉल है that is dropped in a long column of highly viscous liquid, then the curve in the graph shown which represents the speed of ball as a function of time। कौन से ग्राफ सही है वो आपको चेक करना है। पहला ग्राफ ये रहा, ग्राफ नंबर A ये वाला, दूसरा ये रहा ग्राफ नंबर B, ये रहा आपका C, और ये रहा आपका D। तो आपको देखना है इनमें से कौन सा ग्राफ सही है। अब इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या इन्वॉल्व है पहले मैं आपको वो समझाता हूँ कि देखो जैसे ही मैं किसी बॉडी को जिसका वेट कितना है W, उसे किसी लिक्विड में डालने की कोशिश करूंगा तो लिक्विड इस पर ऊपर की तरफ क्या लगाएगा, एक बायोंट फोर्स। लेकिन ये बॉडी डिप कब करेगी, जब इसका वेट बायोंट फोर्स से ज़्यादा होगा, और जैसे ही इसका वेट बायोंट फोर्स से ज़्यादा है नीचे की तरफ जाना शुरू करेगी, और इस पर नेट फोर्स भी कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। और जैसे ही इस पर नेट फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, इसके पास एक मास भी है, तो इसको एक एक्सेलरेशन मिलना शुरू हो जाएगा। कितना, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि ये जो बॉल है हमारी, इसकी स्पीड बढ़नी शुरू होगी। शुरुआत में देखो स्पीड 0 है, फिर स्पीड बढ़ेगी, लेकिन जैसी इसकी स्पीड बढ़नी शुरू होती है तो उस पर लिक्विड की जो लेयर्स हैं वो एक और फोर्स लगाती हैं जो कि स्टोक्स लॉ के थ्रू दिया जाता है। वो फोर्स होता है 6π/RV। ये लगता है विस्कोसिटी की वजह से। और जैसे जैसे इस बॉडी की जो स्पीड है वो लिक्विड के अंदर बढ़ती जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला विस्कस फोर्स बढ़ता जाएगा, और फाइनली एक स्पीड पर जाकर के विस्कस फोर्स और बायोंट फोर्स मिलकर के वेट के इक्वल हो जाएंगे। लेकिन जब ये इक्वल होंगे तब बॉडी के पास एक स्पीड होगी,
तो अब क्या होगा कि अब नेट फोर्स 0 हो चुका होगा। उसके बाद जितनी भी डिस्टेंस ये बॉडी इस लिक्विड के अंदर ट्रेवल करेगी वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रेवल करेगी, जिसे हम कहते हैं टर्मिनल स्पीड। तो हो क्या रहा है कि शुरुआत में उसकी स्पीड 0 है, लेकिन जैसे ही वेट बायोंट फोर्स से ज्यादा था तो स्पीड बढ़नी शुरू हुई, लेकिन रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्पीड विद रेस्पेक्ट टू टाइम वो कॉन्टिन्यूसली घटता जा रहा है। घटते घटते फाइनली ऐसा आ रहा है कि एक टाइम के बाद इसकी स्पीड कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट स्पीड कौन सी होगी, टर्मिनल स्पीड। तो सही जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है वो बी है कि 0 से बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड तक पहुंचेगी, जिसे हम टर्मिनल स्पीड कहते हैं, और फिर बाकी की जो डिस्टेंस है वो बॉडी उस लिक्विड के अंदर एक कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रेवल करेगी। बाकी किसी ग्राफ में आप देख सकते हो कि कांस्टेंट स्पीड अचीव ही नहीं हो रही है। तो सही ऑप्शन क्या है इसका, सेकंड मींस बी। ये दो क्वेश्चंस पूछे गए थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से। और टेम्परेचर साइंस मतलब चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 से इस साल 2 सवाल पूछे गए, जिसमें से पहला सवाल क्या है, एन आइडियल गैस अंडरगोज 4 डिफरेंट प्रोसेसेस from the same initial state as shown in figure. This is the initial state. Those processes are adiabatic, isothermal, isobaric and isochoric. तो अब हमें वो कर्व देखना है जो एडिएबेटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो 4th वाला कर्व है, इसको अगर आप देखोगे तो आप क्या देखोगे, पूरे के पूरे कर्व पर प्रेशर की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, और अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो प्रोसेस हमारा कौन सा होता है, आइसोबैरिक। बात करें फर्स्ट वाले की, तो अगर यहाँ कोई वॉल्यूम की वैल्यू है तो पूरे के पूरे प्रोसेस में अगर मैं इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक आ जाऊं, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि फर्स्ट और फोर्थ में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो सही किस में से है, सेकंड और थर्ड में से। तो देखो, जो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसमें प्रेशर वॉल्यूम के केवल और केवल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि एडिएबैटिक प्रोसेस में प्रेशर हमारा वॉल्यूम की पावर गामा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और गामा क्या होता है, स्पेसिफिक हीट रेशियो एडिएबैटिक प्रोसेस का, CP/CV, जिसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आती है। तो अगर आपने यहां वॉल्यूम को डबल किया तो प्रेशर हमारा कैसा होगा, 2 टाइम्स कम हो जाएगा। जबकि यहां अगर आपने वॉल्यूम को 2 टाइम्स बढ़ाया तो यहां 2 की कुछ पावर भी है जो 1 से ज्यादा है, तो प्रेशर हमारा 2 टाइम्स से ज्यादा होगा। तो हमें क्या देखना है कि ये देखना है कि प्रेशर किस वाले ग्राफ में थोड़ा रैपिडली गिर रहा है। तो अगर मान लो मैं इस वाले वॉल्यूम से और इस वाले वॉल्यूम तक जाऊं, तो वॉल्यूम में चेंज तो मैंने सेम किया है, लेकिन प्रेशर का चेंज इस तीसरे वाले कर्व में तो कम हुआ है, दूसरे वाले ग्राफ में प्रेशर का चेंज थोड़ा ज़्यादा हुआ है। और एडिएबैटिक प्रोसेस में सेम वॉल्यूम चेंज करने पर प्रेशर में जो ड्रॉप आता है वो आइसोथर्मल की कंपैरिजन में ज़्यादा आता है। तो सही ग्राफ कौन सा रहा, सेकंड वाला, एंड द राइट ऑप्शन इज दिस। और स्टूडेंट्स, टेम्परेचर साइंस से जो दूसरा सवाल पूछा गया है वो कुछ इस तरह से है, द वॉल्यूम occupied by the molecules contained in 4.5 kilogram of water at STP if the intermolecular forces vanishes. Intermolecular forces vanish कर रहे हैं, इट मीन्स वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे, और वो अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं तो आप बंधे हुए नहीं हैं। और ऐसा कब हो सकता है, जब वाटर हमारा गैसियस स्टेट में पहुंच जाए, और जब वो गैसियस स्टेट में है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लग भी नहीं रहे, तो आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो उसको गवर्न करेगी। अब प्रेशर कितना है, STP पर जो प्रेशर होता है वो होता है 1 atm, जिसको हम 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल भी लिख सकते हैं। मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं थोड़ा सा, 1.013 को 1, ताकि आंसर मेरा नियरली निकल आए। वॉल्यूम निकल कर आएगा हमारा मीटर क्यूब में, जो कि हमें चाहिए। मोल्स कैसे निकालते हैं कि मास जो किलोग्राम में उसको ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद मोलर मास से कर दे डिवाइड। तो मास ग्राम में कितना होगा, 4500 ग्राम्स, और मोलर मास वाटर का पता हो दैट इज 18। आर की जो वैल्यू होती है, जब आप प्रेशर तो लें पास्कल में, वॉल्यूम ले मीटर क्यूब में, तो आर की वैल्यू होती है 8.321। और टेम्परेचर जो होता है STP पर वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स 273 केल्विन। अब हमको निकालना क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए 1 इंटू 10⁵ को मैं अपॉन में लेकर जाऊंगा, 10 की पावर 2 यहाँ, और 10 की पावर 5 जब ये ऊपर जाएगी तो -5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 10⁻³ 9 से ये जो हमारा 18 है वो तो 2 टाइम्स कट हो जाएगा, और 45 हमारा 5 टाइम्स कट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 से ये जो 8.321 है वो 4.16 टाइम्स कट हो जाएगा, और इसका जैसे ही मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा हमारा 20.80,
और इनटू में कितना 273 इंटू 10⁻³ तो आप ये भी कह सकते हो 2.08 इंटू 10⁻² इंटू में कितना 2.73 और जैसे ही मैंने यहाँ डेसिमल को 2 प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट करके 10 की 2 पावर बढ़ाई तो यहाँ पावर कितनी हो गई 0। तो हमारा आंसर नियरली कितना दिख रहा है हमको 5.6 मीटर क्यूब के आसपास। तो सही ऑप्शन क्या है इसका 4th। और स्टूडेंट्स नीट 2022 में केवल यही 2 प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं टेम्परेचर साइंस से। अब चलिए ये देख लेते हैं कि चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशन और चैप्टर नंबर 15 वेव्स, इन दोनों से कंबाइंडली कितनी प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं और उनमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व्ड हैं। और स्टूडेंट्स ऑसिलेशन और वेव से जो प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं उनमें से पहली प्रॉब्लम क्या है, इफ द इनिशियल टेंशन ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज डबल्ड then the ratio of initial and final speeds of transverse wave along that string is, ये रहे चारों ऑप्शंस। तो देखो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि अगर हम एक स्ट्रिंग को 2 फिक्स सपोर्ट्स के बीच में क्लैंप कर दें और इसका मास पर यूनिट लेंथ क्या हो म्यू, ध्यान रहे यहाँ पर म्यू का मतलब क्या है मास पर यूनिट लेंथ उस स्ट्रिंग का, और स्ट्रिंग के अंदर हमने क्लैंप करने के बाद जो टेंशन जनरेट किया है वो कितना है T। तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव जो होती है इस स्ट्रिंग पर वो होती है रूट में T/μ। आप देख सकते हो कि अगर आप टेंशन को बढ़ा दोगे तो मास पर यूनिट लेंथ तो चेंज होने वाला है नहीं क्योंकि स्ट्रिंग वही है। तो जो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव है इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन। और अगर आपको इनिशियल और फाइनल स्पीड का रेशियो पता करना है तो आपको क्या करना है, इनिशियल टेंशन और फाइनल टेंशन का जो रेशियो है उसका स्क्वायर रूट ले देना है। तो इनिशियल टेंशन कितना था हमारा T, फाइनली हमने टेंशन कितना कर दिया डबल 2T, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1:√2। और आप ये देख सकते हो कि 1:√2 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, 3rd ऑप्शन में। तो सही आंसर कौन सा हो गया इसका 3rd। और स्टूडेंट्स ऑसिलेशन एंड वेव से तो 2nd, और 2nd पार्ट से जो लास्ट प्रॉब्लम पूछी गई है वो कुछ इस तरह से है कि 2 पेंडुलम्स हैं हमारे पास जिनकी लेंथ कितनी है 121 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर और वो वाइब्रेट कर रहे हैं फेज में। एट सम इंस्टेंट 2 आर एट देयर मीन पोजीशन इन द सेम फेज। तो सेम फेज में मीन पोजीशन पर है, तो हमें ये पता करना है कि शॉर्टर पेंडुलम जो है जिसकी ये लेंथ कम है वो मिनिमम कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीट करेगा जबकि वो दोबारा से कहाँ मिले मून पोजीशन पर। और हमारे चारों ऑप्शंस ये रहे। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या इन्वॉल्व है। देखो कोई भी सिंपल पेंडुलम जिसकी लेंथ L है और वो किसी m मास के बॉब से लटका हुआ है और फिर मैं उसको जैसे ही यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस करा करके छोड़ देता हूँ तो वो मीन पोजीशन के अबाउट एक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। तो एक्चुअल में तो सिंपल पेंडुलम ऐसे मोशन परफॉर्म करता है, लेकिन उसकी मोशन को हम एक सर्कुलर मोशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा होता है तो उसकी लोकेशन से, ऑब्जेक्ट की लोकेशन से सामने वाले डायामीटर पर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है उस परपेंडिकुलर का जो फुट है, ऑब्जेक्ट तो चलेगा सर्कुलर ट्रैक पर और परपेंडिकुलर का फुट जो है जो सामने वाले डायामीटर पर डाला गया है वो कौन सी मोशन परफॉर्म करेगा इस सेंटर के अबाउट, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इन दोनों ही सिंपल पेंडुलम की मोशन को मैं इसी सर्कुलर मोशन के थ्रू समझाने वाला हूं। तो पहले आप ये देख लो कि दोनों पेंडुलम के टाइम पीरियड्स क्या हैं, क्योंकि अगर कोई L लेंथ की स्ट्रिंग से हमारा कोई बॉब बंधा होता है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है 2π√L/g। तो पहले जो हमारा पेंडुलम है उसकी लेंथ है 121 सेंटीमीटर या फिर 1.21 मीटर भी कह सकते हैं। जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं और 10 या 9.8 का अगर आप रूट लोगे तो नियरली पाई के इक्वल आएगा। तो √10 से हमारा ये पाई कट हो जाएगा और 1.21 का रूट आएगा कितना हमारा 1.1 और 2 से मल्टीप्लाई करती टाइम पीरियड आ गया 2.2 सेकेंड। कि वो पेंडुलम जिसकी लेंथ ज़्यादा है उसका टाइम पीरियड कितना है 2.2 सेकेंड्स। और सिमिलरली अगर आप दूसरे का निकालोगे तो वहां पर लेंथ है कितनी 1 मीटर। आप सॉल्व करके देख लीजिए टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 2 सेकेंड्स का। अब क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि शुरुआत में दोनों के दोनों पेंडुलम मीन पोजीशन से ही शुरू कर रहे हैं। मीन पोजीशन से शुरू करने का मतलब क्या है कि यहां सर्कुलर मोशन पर दोनों के ही परपेंडिकुलर के फुट यहां सेंटर पर हैं और ये ऑब्जेक्ट कहां मूव करेगा सर्कुलर ट्रैक पर। अब प्रॉब्लम क्या है कि दोनों के रिवॉल्व करने की या रोटेट करने की जो एंगुलर स्पीड्स हैं वो अलग अलग टाइम पीरियड होने की वजह से अलग अलग आएंगी। पहले वाले की एंगुलर स्पीड क्या आएगी 2π/T1। आपको ये पता होना चाहिए, ये है एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला। तो 2
डिवाइडेड बाय 2.2 कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 1.1। ये तो है पहले की स्पीड, दूसरे की कितनी आ जाएगी, 2 पाई अपॉन 2 मीन्स कितना, पाई। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा शॉर्टर पेंडुलम है उसकी एंगुलर स्पीड ज्यादा है। तो यहां पर अगर मैं सर्कुलर मोशन पर दिखाऊंगा तो शॉर्टर पेंडुलम तेजी से रोटेट करेगा, और जब तक वो एक रिवॉल्यूशन या एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा उस टाइम के अंदर ये जो दूसरा वाला है वो पूरा राउंड कंप्लीट नहीं कर पाएगा, वो थोड़ा पीछे रह जाएगा। तो हम इस मोशन को ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा दें कि पहले वाले की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है पाई अपॉन 1.1, दूसरे वाले की कितनी है, पाई। तो आपको ये देखना है कि ये जो ज्यादा वाली एंगुलर वेलोसिटी है वो पहले की कंपैरिजन में कितनी ज्यादा है, मतलब दोनों का डिफरेंस निकालने है। इसको मैं क्या कहूंगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, मतलब शॉर्टर पेंडुलम की एंगुलर वेलोसिटी लॉन्ग पेंडुलम की कंपैरिजन में कितनी आ जाएगी। वो आप पाई में से किसको माइनस कर दे, पाई अपॉन 1.1 को, तो कितना आएगा यहां से 0.1 इंटू पाई और अपॉन में कितना 1.1। अब क्या मानकर आप काम करोगे कि दूसरा वाला जो पेंडुलम है, जो हमारा लॉन्ग पेंडुलम है, वो यहीं पर रुका हुआ है। अब पूरी की पूरी जर्नी को केवल कौन कंप्लीट करेगा, शॉर्टर पेंडुलम, क्योंकि उसकी एंगुलर स्पीड ज्यादा है, लेकिन इस स्पीड से नहीं, इस वाली स्पीड से, स्पीड ऑफ शॉर्टर पेंडुलम विद रेस्पेक्ट टू लॉन्गर पेंडुलम। और मिलने की कंडीशन क्या है कि उसे घूम करके पूरा का पूरा 360 डिग्री एंगल कंप्लीट करना पड़ेगा। तो एंगल ट्रेवल करना पड़ेगा कितना, 2 पाई। एंगुलर स्पीड कितनी है, 0.1 पाई अपॉन में कितना 1.1, और मुझे टाइम पता करना है कि कितना टाइम लगेगा। मैंने फॉर्मूला क्या लगाया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो थीटा है वो एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम के प्रोडक्ट के इक्वल है। पाई से यहाँ पाई कट हो जाएगा, यहाँ आप देख सकते हो पॉइंट से पॉइंट कट हो जाएगा, तो टाइम जो लगेगा वो कितना हो जाएगा, 22 सेकेंड्स। तो यहां से रिजल्ट क्या निकल रहा है कि ये जो हमारा लॉन्गर पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड ज्यादा है या कहीं एंगुलर स्पीड कम है, उसको अगर मैं स्टेशनरी मान करके और फिर शॉर्टर पेंडुलम को रोटेट करवाऊं तो 22 सेकंड के बाद वो दोबारा से यहां आएगा। और यही कंडीशन है कि वो दोबारा मीन पोजीशन पर कब मिलेंगे, 22 सेकंड के बाद। तो आप देख सकते हो कि टोटल टाइम कितना लग रहा है, 22 सेकंड। शॉर्टर पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकंड्स। तो कितने राउंड कंप्लीट करने पड़ेंगे उसको, 11 राउंड्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेकंड पार्ट से ये जो प्रॉब्लम्स पूछी गई है नीट 2022 में, उनमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व थे और उन प्रॉब्लम्स को हमें किस तरह से अप्रोच करना था। अब चलिए कल वाली क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्लास 12th की फिजिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है वहां से किस टाइप की प्रॉब्लम्स पूछी गई है, उनमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं और उन्हें हमें किस तरह से टैकल करना है।